अगर मैं बोलूं कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है ये आपका 3 सिस्टम से होता है। कौन कौन से सिस्टम से होता है? 3 सिस्टम से होता है। सेम जैसे हमारा प्लाज्मा के थ्रू होता है, प्लाज्मा से बहुत कम होगा। यहाँ पे हमारा किसके साथ होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट? आपके HB के साथ होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ होता है और आपके बाइकार्बोनेट के साथ होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका CO2 ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो आपका किस किस के थ्रू होगा? वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ होगा, आपकी प्लाज्मा के साथ होगा और आपके बाइकार्बोनेट के साथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं CO2 और HB का बताऊं कि यहाँ पे जब भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका हीमोग्लोबिन जुड़ता है उसको हम बोलते हैं कार्ब अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं? कार्ब अमाइनो एसिड, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? CO2 जब भी आपकी ट्रेवल करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हम इसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना, कार्ब अमाइनो एसिड। बाकी आपकी प्लाज्मा के साथ यहाँ पे 3% ही होता है और आपके बाइकार्बोनेट जो बाइकार्बोनेट होता है वहां पे आपके ये लगभग 63% होता है, ठीक है। बाकी आपका जितना भी ट्रांसपोर्ट होगा वो आपका किसके थ्रू होता है? आपके हीमोग्लोबिन के साथ। तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ ऐड होता है उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे और हीमोग्लोबिन जब हमारे CO2 के साथ ऐड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्ब अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है हमारी यहाँ पे किसकी बात हो गई है? हमारे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात हो गई है। अब मैं यहाँ पे एक चीज बता रही हूँ आपको कि जब भी हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर की बात आती है कि जो हमारा रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन होता है, ठीक है, ये हमारा होता है किसके थ्रू होता है? ये हमारा होता है हमारे कीमो रिसेप्टर के थ्रू। तो जो आपके कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, क्या होते हैं कीमो रिसेप्टर? मुझे बताओ। देखिए, एक होता है बैरो रिसेप्टर और एक होता है कीमो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं, वो सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं जो जैसे भी माइनर चेंज अगर बॉडी में हो रहा है किसका? प्रेशर का, ठीक है। तो थोड़ा सा भी चेंज अगर प्रेशर में चेंजेस आ रहा है तो उसको बैरो रिसेप्टर जो है वो क्या कर लेते हैं? वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको ग्लोमेरुलस के अंदर बताया था कि जो ग्लोमेरुलस के अंदर आफरेंट आर्ट्रियोल होते हैं इनके ऊपर हमारे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या कर लेते हैं? जो प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। सेम ऐसे ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए कीमो रिसेप्टर होते हैं और ये कीमो रिसेप्टर आपके कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और दूसरे होते हैं आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। जो आपके सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होते हैं ये आपके कहाँ पे होते हैं? मेडुला ओब्लेगेंटा के अंदर, ठीक है। कहाँ होते हैं? आपके मेडुला ओब्लेगेंटा के अंदर। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपका मेन रेस्पिरेटरी सेंटर को, जो आपके मेन रेस्पिरेटरी सेंटर को चलाता है या जो सेंटर हम अगर बोलते हैं मेन रेस्पिरेटरी जो आपका सेंटर होता है वो कौन होता है? आपका मेडुला ओब्लेगेंटा होता है। अदरवाइज जो आपका पोन्स होता है, पोन्स भी आपका क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वहां पे जो है साथ में हेल्प करता है आपका पोन्स, ठीक है। समझ में आ गया? हैप्पी न्यू ईयर बेटा। तो हमने यहाँ पे ये चीज देख ली कि रेस्पिरेटरी को रेगुलेशन के लिए हमारे कीमो रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है और ये कीमो रिसेप्टर आपके 2 टाइप के हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर में आपका मेडुला ओब्लेगेंटा आता है और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर के अंदर आपके कौन सी चीज आती है? ये भी आपके 2 जगह पे प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? एक तो आपके कैरोटिड आर्टरी पे प्रेजेंट, जो कैरोटिड बॉडी होती है यानी कि कैरोटिड आर्टरी पे प्रेजेंट होता है और दूसरा ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आयोटिक आर्च पे यानी कि आयोटिक बॉडी के ऊपर। तो ये हमारे जहां जहां ये कीमो रिसेप्टर होंगे वहां वहां पे हमारे क्या होंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होगा? रेगुलेशन होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे जो कि आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या होती है हमारे? देखिए, मैं एक डायग्राम यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ये जो आपका डायग्राम है, ठीक है, ये क्या है? एक सेकेंड देखिए, ये जो है ये है आपका मेडुला ओब्लेगेंटा, ये आपका सेरिबेलम है और ये नीचे की तरफ आपका क्या जा रहा है? ये आपका क्या है? ये हमारा जो है मेडुला ओब्लेगेंटा है, पोन्स है सॉरी, और पोन्स के नीचे मेडुला ओब्लेगेंटा है, ठीक है। तो पोन्स और ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपको मेडुला ओब्लेगेंटा का पार्ट दिख रहा है। इस मेडुला ओब्लेगेंटा के अंदर यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? हमारे 3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? 3 रिसेप्टर और जस्ट इसके सामने यहाँ पे एक और रिसेप्टर होता है। ये जो रिसेप्टर होता है इसको हम बोलते हैं DGN। क्या बोलते हैं? DGN, जिसको हम बोलते हैं डोर्सल ग्रुप ऑफ गैंग्लियन, ठीक है, या फिर न्यूक्लियाई भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इस तरफ कौन सा होता है? इस तरफ होता है आपका VGN, जिसको हम वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये आपका डोर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है और ये आपका वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है। जस्ट DGN के ऊपर जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे,
जस्ट डीजीएन के ऊपर हमारा क्या होता है यहाँ पे, ये होता है आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। कौन सा होता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर होता है आपका एपनियोस्टिक सेंटर। कौन सा सेंटर होता है? एपनियोस्टिक सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया सबसे पहले, हाँ हैप्पी न्यू ईयर बेटा धर्मेंद्र। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, सबसे पहले हमारा हो गया रेस्पिरेटरी डीजीएन, उसके बाद है एपनियोस्टिक सेंटर, है ना। इसके बाद है आपका एपनियोस्टिक सेंटर यहाँ पे, और एपनियोस्टिक के ऊपर कौन सा है आपका? न्यूमोटॉक्सिक। यहाँ पे कौन सा है आपका? एपनियोस्टिक सेंटर, और यहाँ इसके ऊपर कौन सा होता है? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। अब देखो ये जो इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है, ये कैसे होता है? आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपको जो रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेल करना और एक्सहेल करना, ठीक है। तो जो मैं बात करते वक्त जो मैं ब्रीद कर रही हूँ, इंस्पिरेशन कर रही हूँ, उस इंस्पिरेशन को इनिशिएट करवाने का काम कौन करता है? आपका डीजीएन करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, जो आपका डीजीएन है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इनिशिएट करवाने का काम करेगा। इस डीजीएन को कंट्रोल कौन करता है? इस डीजीएन को कंट्रोल करता है आपका एपनियोस्टिक सेंटर। यानी कि हम ज़्यादा हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है, गुड इवनिंग साहिनी, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ज़्यादा स्टिमुलेट ना हो, उसके लिए हमारा कौन सा सिस्टम काम करेगा? आपका एपनियोस्टिक सेंटर। एपनियोस्टिक के ऊपर कौन सा है? आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है। ये इसके ऊपर कौन कंट्रोल करता है? आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर करता है। तो मेनली आपका जो रेस्पिरेटरी रेट होता है ना, उसको कौन रेगुलेट करता है? एपनियोस्टिक सेंटर रेगुलेट करता है, ठीक है। और जो आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है ये क्या करता है? ये आपका पोज लेके आता है। ऐसा तो नहीं है ना आप जल्दी जल्दी जो है यहाँ पे इंस्पिरेशन कर रहे हैं। सीएचओ क्लास कब स्टार्ट हुआ? हाँ धीरज बेटा, सीएचओ क्लास जो है बहुत टाइम पहले से ही शुरू हो गया था। हम जो है एमएसएन कर रहे हैं, और एमएसएन में हम काफ़ी जो है टॉपिक कर चुके हैं, काफ़ी जो है यहाँ पे सिस्टम कर चुके हैं। अभी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकेंड पार्ट चल रहा है। फर्स्ट पार्ट में हम एनाटमी के बारे में सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटमी यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि रेस्पिरेटरी रेगुलेशन कैसे होता है और हमारे रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो डीजीएन आपका क्या करवाता है? यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इनिशिएट करवाएगा। एपनियोस्टिक सेंटर ने क्या किया? एपनियोस्टिक सेंटर ने हमारा यहाँ पे क्या करवाता है? डीप इंस्पिरेशन करवाता है। क्या करवाता है? डीप इंस्पिरेशन करवाता है। और आपके रेस्पिरेशन में जो पोज आता है ना, जो पोज आता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर करवाता है, ठीक है। अब यहाँ बात आती है वीजीएन की। वीजीएन आपका क्या करता है? जब भी आपकी बॉडी में एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, जब भी बॉडी में एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, तब आपका वीजीएन सिस्टम काम करेगा। और ये वीजीएन जो है, जैसे कि एक एबनॉर्मलिटी ले लेती हूँ, जैसे कि साई है, रोते रोते जो हम सांस लेते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? साई बोलते हैं। गुड इवनिंग बेटा। तो साई को जो है, ये जो एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है, इसको रेगुलेशन करवाने का काम हमारा कौन करता है? वीजीएन करता है। तो ये सारा का सारा सिस्टम हमारा किसका होता है? ये सारा का सारा सिस्टम होता है हमारा रेस्पिरेटरी रेगुलेशन का। डीजीएन का मैं बता देती हूँ। डीजीएन से आपकी फ्रेनिक नर्व निकलती है, और ये फ्रेनिक नर्व किसके पास जाती है? आपके डायफ्राम के पास, डोम शेप डायफ्राम के पास, जो क्या करवाती है? डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है ना। और ये हमने कल ये बात पढ़ी थी कि जब भी आपका डायफ्राम सी शेप से फ्लैट हो जाता है, लंग्स का एक्सपेंशन बढ़ेगा। लंग्स का एक्सपेंशन बढ़ेगा तो वहां पे जो प्रेशर था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, जो 760 mm ऑफ Hg था, वो कम हो जाएगा। 2 mm ऑफ Hg आपके लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा। और जैसे ही 2 mm ऑफ Hg लंग्स का प्रेशर कम होता है, वैसे ही बाहर का एक्सटर्नल हवा जो है, एयर जो है, वो हम इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा सिस्टम हमने देख लिया, ये हमने सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग यहाँ पे हमने देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इस इमेज में देखो, वो सेम चीज बता रखी है कि जो आपका मेडुला ओब्लिगेंटा है और ये आपकी कैरोटिड बॉडी है, और ये दोनों के दोनों आपके जो मेडुला ओब्लिगेंटा होता है और आपकी कैरोटिड बॉडी होती है, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ मैं, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे अस्थमा के बारे में। और अस्थमा के अंदर हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारी क्या है, देखते हैं। अस्थमा के अंदर अगर मैं बात करती हूँ कि जो अस्थमा होता है, ठीक है, अस्थमा क्या है? हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है। क्या होती है? हमारी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है। और इस क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपकी जो ब्रोंकाई होती है वो कैसी हो जाती है?
हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती है। कैसी हो जाती हैं? हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं, जिसमें क्या हो जाता है? ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। ठीक है, मेनली ये क्या डिजीज है? आपका ब्रोंकोस्पाज्मिक डिजीज होती है। अब इसमें अगर मैं बात करती हूँ, आपके दो टाइप के एलर्जन इसमें होता है, यानी कि एक्सट्रीम जो आपका अस्थमा है वो आपका एक्सट्रिंसिक अस्थमा, और आपका क्या होता है? एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक अस्थमा और एक होता है आपका इंट्रिंसिक अस्थमा। ठीक है, अब इस अस्थमा की, जिस अस्थमा की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, वो आपका एक्सट्रिंसिक अस्थमा है। यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिगर फैक्टर होगा या यहाँ पे कोई ना कोई एलर्जेंस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब ये एलर्जन जैसे ही बॉडी में जाएगा तो ये आपके एयरवे को क्या कर देता है? इन्फ्लामेशन कर देता है, क्योंकि एलर्जन के लिए हमेशा क्या चीज आती है? यहाँ से एंटीबॉडी यहाँ से आएगी। ठीक है, एलर्जन के लिए क्या आएगी? एंटीबॉडी। तो जैसे ही एंटीजन आएगा यहाँ पे तो क्या होगा? आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ तो वहां पे क्या बनेगी? वहां पे आपकी मास्ट सेल बनती है। क्या बनती है? मास्ट सेल। और ये मास्ट सेल हमारी क्या करती हैं? ये मास्ट सेल आपका क्या करता है? ग्रेनुलेशन हो जाता है। मास्ट सेल का जैसे ही यहाँ पे ग्रेनुलेशन होता है तो वहां से आपके क्या क्या रिलीज होते हैं? वहां से आपके ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर रिलीज होते हैं, ब्रेडिकाइनिन रिलीज होते हैं, और ब्रेडिकाइनिन के साथ साथ हमारे यहाँ पे हिपैरिन भी रिलीज होता है। ठीक है, और यहाँ पे हिस्टामिन भी यहाँ पे रिलीज होता है। अब जैसे ही मास्ट सेल का ग्रेनुलेशन हुआ तो मास्ट सेल ने यहाँ पे क्या किया? एक तो इन्होंने हाइपर सेक्रीशन की वजह से यहाँ से मास्ट सेल के स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ से म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। जैसे ही म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वैसे ही जो आपकी क्या थी? ब्रोंकाई थी, उनमें क्या हो जाएगा? उनमें आ जाएगा स्पाज्म। क्या आ जाएगा? स्पाज्म आ जाएगा। साथ में यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, किसकी? आपकी ब्रोंकियल मेम्ब्रेन की। अब ये म्यूकस के प्रोडक्शन की वजह से और यहाँ पे जो हमारे सिलरी मूवमेंट थी उसका भी जो है वहां पे अगर क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा, तो वहां पे आपके क्या हो जाएंगे? नैरिंग हो जाएगी आपकी ब्रीदिंग की पैसेज वे, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफली जो यहाँ पे देखा जाता है किसके अंदर? आपके अस्थमा के अंदर। तो यहाँ पे कौन सी साउंड सुनाई देती है? यहाँ पे व्हीजिंग साउंड सुनाई देती है। और व्हीजिंग साउंड आपकी क्या होती है? म्यूजिकल विस्लिंग साउंड, है ना। जो आपकी म्यूजिकल विस्लिंग साउंड होती है वो आपकी किस में आती है? आपके अस्थमा में आती है। बाकी आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और टाइटनेस इन चेस्ट जो है वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज है हमारी किसके रिगार्डिंग? हमारी अस्थमा के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ कि हम इसमें क्या करते हैं? हम हमारी जो मैनेजमेंट होती है इसकी मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं? MOM-LLB। क्या है आपकी? मोम क्या है? यहाँ पे LLB है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ हमारे अस्थमा की मैनेजमेंट की, और जो इंट्रिंसिक अस्थमा होता है इसमें हमेशा ध्यान रखना, इंट्रिंसिक अस्थमा के अंदर, है ना, जो आपका क्या होता है? इंट्रिंसिक अस्थमा होता है। ये कैसे होता है? ये आपकी बॉडी के अंदर होता है, जिसमें आपकी अगर किसी ड्रग से आपका जो β2 रिसेप्टर है, ठीक है, अगर β2 रिसेप्टर है, अगर उसको हम क्या कर दे? ब्लॉक कर दे, तो वो होता है हमारा किसका कारण? इंट्रिंसिक अस्थमा का। बाकी आपकी जो मैनेजमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम क्या करते हैं मैनेजमेंट में? सबसे पहले तो हम मास्क लगाएंगे। ठीक है, पेशेंट को दे सकते हैं हम ऑक्सीजन, साथ में हम यहाँ पे क्या देते हैं? ओमेलीजुमैब की ड्रग्स देते हैं। क्या देते हैं? ओमेलीजुमैब की ड्रग देते हैं। ठीक है, ओमेलीजुमैब जो कि आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम? मास्क के साथ साथ, है ना, मास्क के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे? मास्ट सेल स्टेबलाइजर देते हैं। हम यहाँ पे क्या देते हैं? मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे। ठीक है, क्योंकि मास्ट सेल का क्या हो रहा है? ग्रेनुलेशन हो रहा है। ठीक है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर देंगे। क्या देंगे यहाँ पे? ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या दिया? यहाँ पे हमने मास्क पहना दिया, ओमेलीजुमैब दे दिया, मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे दिया, LT सिंथेसिस इनहिबिटर दे दिया, और LT रिसेप्टर ब्लॉकर दे दिया, और ब्रोंको डायलेटर दे दिया। ठीक है, तो LT रिसेप्टर ब्लॉकर हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या दे दिया? यहाँ पे ब्रोंको डायलेटर। क्या दे दिया? ब्रोंको डायलेटर। तो ये हमारी मैनेजमेंट रहती है किसकी? हमारे अस्थमा की, जो कि हमारे दो टाइप के अस्थमा हमने देखे, एक इंट्रिंसिक अस्थमा देखा और एक हमने एक्सट्रिंसिक अस्थमा हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, इस इमेज में जो है आपको अच्छे से यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये आपकी नॉर्मल चेस्ट है। ठीक है, इसमें आपका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो आपके ट्रांसवर्स डायमीटर के बराबर होता है। लेकिन अगर बैरल चेस्ट के अंदर क्या होगा? बैरल चेस्ट के अंदर आपका जो AP डायमीटर है, ठीक है, बैरल चेस्ट के अंदर जो आपका AP डायमीटर है वो आपका ज्यादा होता है किससे? ट्रांसवर्स डायमीटर से। किससे होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर से ज्यादा होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखना। और जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन भी देखने के लिए मिलती है सीओपीडी के अंदर। ठीक है, कौन सी रेस्पिरेशन? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन भी देखने के लिए मिलती है। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या होती है? जैसे ही पेशेंट यहाँ पे इंस्पिरेशन करेगा, ठीक है, जैसे ही पेशेंट क्या करेगा? इंस्पिरेशन करेगा, जैसे ही लंग्स में हवा जाएगी, यहाँ पे एयर जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, वैसे ही क्या हो जाएगा? पेशेंट का मोर देन 10 mm ऑफ HG प्रेशर जो है, बीपी है जो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। तो ये यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बैरल चेस्ट के बारे में। और यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे जो आपको इमेज दी गई है, देखिए इस इमेज के थ्रू मैं जो आपको क्या है चीज बता देती हूँ कि ये हमारा सोशल बैरो जो है, इसको हम जो है आपके जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, इसको हम और किस डिजीज के नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं कोच डिजीज। किसके नाम से जानते हैं? कोच डिजीज के नाम से जानते हैं। और ये हमारी माइकोबैक्टीरियम निमोनिया की वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस की ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर हम मेनली क्या करते हैं? ZN स्टेनिंग करते हैं। क्यों करते हैं ZN स्टेनिंग? क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारा क्या है? एक एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे जितने भी आपके एसिड फास्ट बेसिलाई होती है ना, सबके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे ZN स्टेनिंग हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इसके अंदर आपकी कैसियस बॉडी प्रेजेंट होती है, ये पूछा जाता है बार बार। और एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गोन्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोन्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हम इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। एक टेस्ट और होता है जिनको हम बोलते हैं क्वांटीफेरोन टेस्ट। क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्वांटीफेरोन टेस्ट। और ये जो क्वांटीफेरोन टेस्ट होता है, इसमें हम क्या करते हैं? एक सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? यहाँ पे सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और उसका रिजल्ट हम देखते हैं कब? विदिन 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, और जो है हमारा इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ट्यूबरक्लोसिस को हम कब कंफर्म मानेंगे कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है? तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटीफेरोन टेस्ट है, इसके अंदर हम मानते हैं कि जब भी पेशेंट के अंदर स्पूटम कल्चर, क्या है? स्पूटम कल्चर प्लस चेस्ट एक्सरे अगर हमें बता दे कि पेशेंट को क्या है, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस है, तब हम ये मान लेंगे कि पेशेंट को क्या है? ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव पेशेंट है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो टीबी कंफर्म हमने, और ये जो हम स्पूटम टेस्ट लेते हैं, जो हम स्पूटम कल्चर यहाँ पे करवाते हैं, ये हम या तो कल्चर करवाएंगे ऑन द स्पॉट, एक कल्चर हम लेते हैं ऑन द स्पॉट, और हम जो है नेक्स्ट जो कल्चर लेंगे वो हम लेंगे अर्ली मॉर्निंग। तो 2 टाइम पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे स्पूटम कल्चर लेंगे। हम कब बोलते हैं कि पेशेंट को टीबी ट्यूबरक्लोसिस नहीं है? हम तब बोलेंगे जब पेशेंट के 3 सैंपल है ना, 3 स्पूटम कल्चर के सैंपल जो है नेगेटिव आते हैं, तब हम मान लेंगे कि पेशेंट क्या है? आपका ट्यूबरक्लोसिस नेगेटिव है, यानी कि अब पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। ठीक है, बाकी आप आइसोलेट कर सकते हो पेशेंट को। इसके अंदर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन होता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्राउडेड प्लेस में हम जाने से रोक सकते हैं, आइसोलेट करवाएंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? रिगार्डिंग योर